आप लगातार घटते रोजगार पर बात करें तो आपको बताया जाएगा कि समस्या तो स्किल गैप की वजह से है। आप सोचेंगे कि बात तो सही है और पलटकर पूछेंगे भी नहीं कि इसके लिए गुनहगार कौन है। आप देश में युवाओं के भविष्य पर सवाल पूछेंगे तो सारा ब्लेम रिजर्वेशन के ऊपर डाल दिया जाएगा। आप भूल ही जाएंगे ये पूछना कि देश में सरकारी नौकरी है ही कितनी जहां की रिजर्वेशन है। आप देश के ऊपर बढ़ते कर्ज की बात करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये तो देश के विकास के लिए जरूरी है, और आप तो पूछने से रहे कि क्या कर्ज वाकई विकास के लिए ही लिया जा रहा है। क्यों कर्ज में डूबना जरूरी है एक डेकोरेटिव डेवलपमेंट मॉडल के लिए जिसका कि आम आदमी से कोई वास्ता ही नहीं है। आप महंगाई और बढ़ते घरेलू कर्ज की बात करें तो लोगों में लाइफस्टाइल डेट की गलती बता दी जाएगी और आपका ध्यान इस बात से भटका दिया जाएगा कि आज ज्यादातर घरेलू कर्ज निचले तबके के लोग महज जिंदा रहने के लिए ले रहे हैं। आप देश की लचर स्वास्थ्य सेवा का मुद्दा उठाएंगे तो कहा जाएगा कि कैसे बड़े हॉस्पिटल चेन का ग्रोथ देश में बढ़ते हेल्थ केयर सेक्टर का ग्रोथ है। आप मान ही लेंगे कि अगर इंडिया में एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रही है तो फिर तो स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई ही है। देश में ऑल इज वेल, सब चंगासी की मानसिकता वाले एक वर्ग के पास तो आपके हर सवाल का जवाब है, एक रेडीमेड एक्सप्लेनेशन है, हर कमी पर जस्टिफिकेशन का एक टूल किट है। लेकिन दरअसल देश के एक नागरिक के तौर पर आप भूल ही चुके हैं कि सही सवाल क्या है। क्या है वो सही मुद्दे जो आपको उठाने चाहिए और पूछने चाहिए सवाल सही पर्सपेक्टिव में कि क्यों आज का मेन स्ट्रीम नैरेटिव हमारे हितों के खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। एक लोकतंत्र की खूबसूरती यह होती है कि जनता सवाल उठाए, अपने वोट और टैक्स के बदले में सत्ता में बैठे लोगों से पूछे कि उनके हितों के लिए क्या काम हो रहा है और जो पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आज देश का मेन स्ट्रीम नैरेटिव ऐसा बना दिया गया है कि सवाल पूछना तो जैसे कि एक गुनाह है। सीधा सुनने को मिल जाता है कि पहले के सरकारों से क्यों नहीं पूछा था, आज क्यों पूछ रहे हो, किसके टूल किट का हिस्सा हो तुम देशद्रोही हो, अरवन नक्सल हो, चले जाओ पाकिस्तान अगर तुम्हें देश पसंद नहीं है तो। और इन सब के बीच एक आम इंडियन तो जैसे सवाल पूछना ही भूलता जा रहा है, और वो पूछे भी तो कैसे। विश्वविद्यालय से उठे सवाल तो वो देशद्रोही आवाज है, किसानों की तरफ से उठे सवाल तो वो खालिस्तानी आवाज है, बुद्धिजीवियों से उठे सवाल तो वो अरवन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, पत्रकारों से उठे सवाल तो वो विपक्षी राजनीतिक दल का प्रॉक्सी सवाल है। मतलब कि कुछ भी करो मगर सत्ता नशीनों से सवाल मत पूछो। और एक ऐसे माहौल में देश के आम लोग तो जैसे कि भूलते ही जा रहे हैं कि उनके सवाल हैं क्या। एक ऐसा इकोसिस्टम हमारे आसपास डेवलप हो चुका है कि देश का एक वर्ग तो जैसे सरकारी प्रवक्ता के तौर पर हर सवाल का रेडीमेड जवाब लिए तैयार खड़ा है। और आप, अरे हुजूर, आप तो भूल ही चुके हैं कि आपके सरोकारों वाले सवाल क्या हैं। फिर पूछेंगे कैसे आप सवाल, और जब तक आप नहीं पूछेंगे सही सवाल तब तक तो सही जवाब मिलने से रहा। किसी विकल्प की तो बात भूल ही जाइए। आज इस वीडियो में हम तो लेकिन पूछेंगे कुछ ऐसे ज्वलंत सवाल जो हमारे आपके हितों के लिए बेहद जरूरी है, और साथ में करेंगे पोस्टमार्टम भी उन सवालों को डाइवर्ट करने वाले आर्गुमेंट्स का, या यूं कहें कि कुतर्कों का, जो एक डिजाइन के तहत आपको असली सवालों को उठाने से रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। आपको सही सवाल पूछने से रोकने के लिए बनाए गए षड्यंत्र का हम करेंगे पर्दाफाश। हम पूछेंगे 10 सवाल जो आपके जहन में भी आते होंगे, कभी कभी आप पूछते भी होंगे शायद, और फिर एक टेम्पलेट जवाब सुनकर खुद को ही गलत महसूस करने लगते होंगे। दरअसल ना तो आप गलत हैं और ना ही गलत है आपका सवाल। गलत तो है वो इकोसिस्टम जो आपको गलत साबित करना चाहता है ताकि कोई सवाल ही ना पूछे। पहला सवाल, देश में ग्रोथ की रफ्तार में कमी क्यों है। अब इसके पहले
कि जस्टिफिकेशन मिले कि इंडिया सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और ऐसे फैंटेसी में आप असल सवाल भूल ही जाएं, जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह एक वैलिड जस्टिफिकेशन है आपके सवाल का, या फिर आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं? सही सवाल तो यह है कि देश में ग्रोथ के आंकड़ों और जमीनी हकीकत में इतना फासला क्यों है? आप और आपके आसपास के लोग इस फैंटेसी वाले ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा क्यों नहीं हैं? अगर कागजों पर ग्रोथ हो रहा है तो फिर आम लोगों की परचेज पावर कम क्यों हो रही है? देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों देश में ग्रोथ के नाम पर एक ऐसी के शेप इकोनॉमी बन रही है जहां सब कुछ ही सिमट रहा है कुछ लोगों के हाथों में? जब आप सही सवाल को सही पर्सपेक्टिव में पूछेंगे तो समझेंगे कि कितने खोखले हैं मास डिस्ट्रैक्शन वाले ऐसे हवा हवाई दावे कि देश में ग्रोथ हो रहा है। दरअसल देश में चंद लोगों का ग्रोथ हो रहा है और बढ़ती आर्थिक असमानता के बीच ज्यादातर ही लोग इस ग्रोथ का हिस्सा नहीं हैं। दूसरा सवाल, देश पर इस कदर बढ़ता कर्ज का बोझ क्यों है? यह सवाल भी आपको बस एक रेडीमेड जवाब दे देगा कि भाई देश में ग्रोथ के लिए तो कर्ज जरूरी है, और देखो कर्ज बढ़ रहा है तो कितना विकास हो रहा है, कितने हाईवेज, मेट्रो, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। दरअसल आपका सवाल गलत नहीं है, लेकिन सवाल शायद वही है जो पूछने के लिए आपको कंडीशन्ड किया गया है। सही सवाल, या यूं कहें कि सवाल का सही पर्सपेक्टिव तो यह है कि अगर देश में कर्ज बढ़ रहा है तो कर्ज का कितना हिस्सा प्रोडक्टिव यूज हो रहा है और कितना अनप्रोडक्टिव? क्यों हम कर्ज लेकर ऐसे डेकोरेटिव और शोकेस प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिसका कि ना तो कोई आरओआई है और ना ही देश की जनता के वेलफेयर से कोई वास्ता? हम नए कर्ज लेकर क्यों बस पुराने कर्ज को चुका रहे हैं? क्यों देश की बजट का 26% तक खर्च हो रहा है कर्ज के ब्याज भरने में? और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यह कि डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट एंड फॉर हुज बेनिफिट? क्या डेवलपमेंट सिर्फ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉक्सी है? इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कितने नए रोजगार क्रिएट हो रहे हैं और कितना कंजम्पशन बढ़ रहा है? तीसरा सवाल, देश में घरेलू कर्ज में बेतहाशा वृद्धि क्यों? क्यों एक आम इंडियन डूबता जा रहा है कर्ज के गर्त में? अब इसका टूलकिट जवाब तो आजकल खूब दिया जा रहा है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जहां कि आज का युवा बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर की जिंदगी जी रहा है। वैसे यह बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन यह ना तो हर इंडियन की रियलिटी है और ना ही हर तरफ बढ़ते कर्ज की वजह। मेट्रो शहरों में चंद युवाओं के फाइनेंशियल इररेस्पॉन्सिबिलिटी को आप पैन इंडिया रियलिटी नहीं बता सकते हैं। आम इंडियन तो आज बस जिंदा रहने के लिए ले रहा है कर्ज, और यहां तक कि घर की ज्वेलरी भी गिरवी रख रहा है। लोगों की आमदनी बढ़ रही है नहीं और खर्चे लगातार ही बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों की इमरजेंसी सेविंग भी खत्म हो रही है और इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट आज ऑल टाइम लो पर है। सच्चाई यही है कि जब रोजगार मजबूत होता है तो सेविंग बढ़ती है, और जब देश में फाइनेंशियल इकोसिस्टम कमजोर होता है तो लोगों का कर्ज बढ़ता है। सवाल सिर्फ यह नहीं होनी चाहिए कि आम इंडियन घरों में कर्ज कितनी बढ़ी और क्यों बढ़ी। सवाल का सही पर्सपेक्टिव तो यह है कि ईएमआई ड्रिवन इकोनॉमी के लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं और क्या हैं वो पॉलिसीज, वो गलत नीतियां जो एक एवरेज हाउस होल्ड को डेट ट्रैप में डाल रही हैं। चौथा सवाल, देश में रोजगार की इतनी कमी क्यों कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक लायबिलिटी बनता जा रहा है? टूलकिट जवाब तो यह है कि शिक्षित युवाओं में है स्किल गैप की कमी, राइट? इंडस्ट्री से निकलकर आ रहे नैरेटिव कि आज का इंजीनियरिंग और एमबीए ग्रेजुएट स्किल्ड है ही नहीं जॉब मार्केट के लिए, सरकार को भी सूट करता है एक टेम्पलेट डिफेंस के लिए कि समस्या जॉब्स की कमी नहीं बल्कि है स्किल गैप। लेकिन सवाल यह है कि यह स्किल गैप की कमी क्यों है और देश में पॉलिसी लेवल पर क्या किया जा रहा है इस स्किल गैप की कमी को दूर करने के लिए? क्या देश के बजट का महज 2% खर्च करके हम शिक्षित युवाओं में स्किल गैप की कमी को दूर कर सकते हैं? जब 1947 के बाद देश का सालाना बजट 200 करोड़ से भी कम था, तब तो पॉलिसी के लेवल पर स्किल डेवलपमेंट से लेकर हायर एजुकेशन तक का एक विजन दिखता था। एक तरफ बन रहे थे एम्स और आईआईटी, तो दूसरी तरफ पॉलिटेक्निक और आईटीआईज। और आज
53 लाख करोड़ से भी ज्यादा के सालाना देश के बजट में कहां है वो प्रायोरिटी एजुकेशन सेक्टर के लिए? कहां है वो स्किल गैप को ब्रीच करने का विजन? कोठारी कमीशन ने तो 1966 में ही रिकमेंड किया था कि देश में शिक्षा बजट 6% किए जाने की जरूरत है। सही सवाल तो आज यह है कि क्या सिर्फ 2% बजट खर्च कर से हम युवाओं में स्किल गैप को दूर कर पाएंगे और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना पाएंगे? लेकिन नहीं। ऐसे सवाल कोई पूछे भी तो कैसे, जब पूरा इकोसिस्टम ही जैसे कि असल सवालों के अगेंस्ट एक डिफेंस और अटेंशन डायवर्जन का टूल किट लिए बैठा है। पांचवा सवाल, अगर रोजगार सृजन के सरकारी दावे और आंकड़े सच हैं तो किसे मिला है रोजगार? अब इस सवाल के जवाब में तो एक पब्लिक परसेप्शन बना दिया गया है कि रिजर्वेशन की वजह से नौकरी आपको नहीं मिल रही है। रियली? कितनी नौकरी क्रिएट हो रही है देश में? देश में बस कोई 90,000 ही सरकारी नौकरी निकलती है हर साल और टोटल जॉब क्रिएशन का 2% भी नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब। लेकिन परसेप्शन कुछ ऐसा बनाया गया है मानो कि आरक्षण की वजह से ही देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सही सवाल तो यह है कि देश में रोजगार कम क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि जॉब क्रिएशन नेशन की प्रायोरिटी क्यों नहीं है? क्यों पॉलिसी फोकस उन सेक्टर्स की तरफ नहीं शिफ्ट हो रही है जहां मास एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल है? छठा सवाल, हमारी स्वास्थ्य सेवा इतनी लचर क्यों है? अब इसका टूलकिट जवाब तो यही मिलेगा कि देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बड़े हॉस्पिटल चेन्स बढ़ रहे हैं और लोगों के बढ़ते लाइफ स्पैन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश में ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर सही डायरेक्शन में है। सरकार ने तो गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड से लेकर मेडिकल टूरिज्म तक के लिए इतनी सारी पॉलिसीज बनाई है। ये सारे ही जवाब टेक्निकली गलत नहीं हैं, लेकिन समस्या यह है कि आप हेल्थ केयर पर भी सही सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं। सही सवाल तो यह है कि कोविड जैसी महामारी के बाद जबकि देश का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से एक्सपोज हो गया कि हम किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए इल इक्विप्ड हैं, तो फिर देश में हेल्थ केयर बजट में कटौती क्यों? क्या बजट के 2% खर्च से हम देश के आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा सकते हैं? कितने लोग देश में अफोर्ड कर सकते हैं महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराना? कितने लोगों के पास है क्वालिटी मेडिकल इंश्योरेंस? कितने अच्छे हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट कर भी रहे हैं आयुष्मान कार्ड को? क्यों नहीं नागरिकों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा देना लक्ष्य है सरकार का? क्यों नहीं स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक करके पॉलिसी बनाई जाती है? सातवां सवाल, आम जनता पर टैक्स का बढ़ता बोझ क्यों? लेकिन नहीं, यहां भी आपको बताया जाएगा कि भारत में कंबाइंड टैक्स टू जीडीपी रेशियो लगभग 19.6% है। यानी सरकार कुल जीडीपी का लगभग 19.6% ही टैक्स के रूप में लेती है। इस 19.6% को ओईसीडी देशों के औसत से लगभग 34% के साथ देखें तो भारत में टैक्स का बोझ लोगों पर काफी कम है। विश्व के विकसित देशों में टैक्स का बोझ अधिक होता है, जैसे फ्रांस में 44%, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और भी अधिक। इनकम टैक्स सिर्फ कुछ लोगों पर ही लागू होता है और 2-3% से ज्यादा लोग टैक्स देते भी नहीं हैं। पर्सनल इनकम टैक्स के रेट्स की अधिकतम सीमा करीब 30% है, जबकि कई देशों में यह कहीं अधिक है। स्वीडन 60% प्लस, जापान 55% प्लस, अमेरिका कनाडा भी भारत से ज्यादा। केवल दरों के हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत दूसरे विकसित देशों की तुलना में व्यक्तिगत आय पर कम टैक्स लगाता है। आम जनता पर टैक्स का बोझ इंडिया में बहुत कम है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इनडायरेक्ट टैक्सेज, जीएसटी, ड्यूटीज, सेस का हिस्सा टोटल टैक्स कलेक्शन में बहुत बड़ा है। कई गरीब लोग सीधे टैक्स नहीं देते, लेकिन जीएसटी जैसी चीजों में भारी भुगतान करते हैं। आम लोगों पर टैक्स का बोझ वास्तविक रूप से भारी है, क्योंकि छोटे मध्यम वर्ग को जीएसटी और सेवाओं के टैक्स में भुगतान करना पड़ता है, जबकि संपत्ति, बड़े प्रॉफिट पर टैक्स कम लगता है। सही सवाल तो यहां पर यह है कि अमीरों और कॉरपोरेट को टैक्स छूट ज्यादा क्यों है? इनडायरेक्ट टैक्स का इतना बोझ क्यों है? और सबसे जरूरी बात तो यह आपको पूछना चाहिए कि मेरा पैसा कहां खर्च हो रहा है? हमारे लिए पे किए हुए टैक्स का रिटर्न ऑन टैक्स क्या है? कहीं है भी कोई सोशल सिक्योरिटी इतना टैक्स देने के बाद? आठवां सवाल, घर खरीदना सपना क्यों बन गया है? इसके जवाब में सारा ही ब्लेम अमूमन डाल दिया जाता है बिल्डर्स के ऊपर। और वैसे यह बात सच तो है
लेकिन क्या बिल्डर ही अकेले जिम्मेदार हैं घरों की बढ़ती कीमत के लिए? आपके सवाल तो यह होने चाहिए कि सरकार ने जो हाउसिंग बोर्ड्स बनाए थे, जैसे कि दिल्ली में डीडीए, मुंबई में महाडा, वो आम लोगों को घर मुहैया क्यों नहीं करा पाई? क्यों रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी जरूरत को प्राइवेट पार्टीज के हाथों में सौंपा गया? क्यों सर्किल रेट बढ़ाकर जमीन की कीमत इतनी बढ़ा दी गई कि घर अफोर्डेबल ही ना रहे? क्यों देश में कोई कॉम्प्रिहेंसिव अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी नहीं है? क्यों देश में रेंटल हाउसिंग को आज तक प्रमोट नहीं किया गया है? क्यों बिल्डर्स की मनमानी को रोकने के लिए रेरा को एक मजबूत वॉचडॉग नहीं बनाया गया है? ये सब हैं आम इंडियंस के मतलब के सवाल, और जवाब है ही नहीं किसी के भी पास। 9वां सवाल, टैक्स पेयर्स के पैसों पर फ्रीबी क्यों? आपको जवाब तो यही मिलेगा कि सरकार गरीबों को भूखे तो नहीं मरने देगी, और उनके लिए जरूरी है कि देश के गरीब नागरिकों को राशन मुहैया कराई जाए। यह इंडिया के सोशल सिक्योरिटी का मॉडल है। यहां भी आप सवाल ही सही नहीं पूछ रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि गरीबों को मुफ्त राशन क्यों, सवाल तो यह है कि यह फ्रीबी क्यों बने एक इलेक्शन प्रॉमिस? क्यों नहीं गरीबों की सोशल सिक्योरिटी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जहां की इसके नाम पर चुनावी राजनीति ना हो? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि आखिर कौन कौन है देश के ऐसे मजबूर गरीब? क्या कॉर्पोरेट्स भी मजबूर और गरीब हैं? उनके लिए एनपीए का फ्रीबी क्यों? लाखों करोड़ों के ऋण क्यों माफ किए जा रहे हैं? क्या यह सबसे महंगा फ्रीबी नहीं है? टैक्स पेयर्स के साथ धोखा नहीं है यह? 10वां सवाल, क्यों है सिस्टम में पारदर्शिता की कमी और सूचना की इतनी गोपनीयता क्यों? आपको बताया जाता है कि देश में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और बड़े बड़े डील की जानकारी पब्लिक कराना नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, और आप बस आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लेते हैं। क्या देश के हर नागरिक का यह मौलिक हक नहीं है कि देश में आर्थिक अनियमितता और पॉलिसी में फेवरेटिज्म की हर जानकारी उसे मिले? उदाहरण के तौर पर बैंक लोन को ही लें। जब लोन छोटे होते थे तब पारदर्शिता थी, जब लोन बड़े हुए तब चुप्पी क्यों? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जनता के पैसों से चलते हैं। वे किसी निजी पूंजीपति की तिजोरी नहीं हैं, बल्कि टैक्स देने वाले नागरिकों की सामूहिक पूंजी के ट्रस्टी हैं। ऐसे में यह एक बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत होना चाहिए कि जिसका पैसा लगा है उसे यह जानने का अधिकार हो कि पैसा किसे और कितने रिस्क पर दिया गया है। लेकिन व्यवहार में आज ठीक उल्टा हो रहा है। आज यदि कोई नागरिक आरटीआई के माध्यम से यह पूछता है कि भारत के शीर्ष 10 कॉर्पोरेट लोन लेने वाले कौन हैं, तो वित्त मंत्रालय का उत्तर आता है कि यह बैंकिंग गोपनीयता का विषय है और इसे सार्वजनिक करना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। यही पहला और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर यह पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो 2018 तक यही जानकारी सार्वजनिक रूप से क्यों उपलब्ध थी? इतिहास बताता है कि गोपनीयता कोई अस्थायी सिद्धांत नहीं, बल्कि नया बहाना है। लेकिन नहीं, आपने तो सवाल पूछने की जगह इसे एक्सेप्ट ही कर लिया है, न्यू नॉर्मल समझकर। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि हम इंडियंस आज सही सवाल पूछना ही भूलते जा रहे हैं, और इसलिए हमारे हर सवाल को अब इस सिस्टम में कोई सीरियसली ले भी नहीं रहा है। आप एक पैरेलल डेमोग्राफी वाले देश चाइना के ग्रोथ की बात करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि वहां संभव हो जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। और अब बात जर्मनी जापान के विकास की करेंगे तो सुनने को मिलेगा कि वहां की पॉपुलेशन ही कितनी है। आप मान ही लेंगे कि दोनों बातें सही तो हैं। दरअसल देश में आज क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत कमी है। सवाल पूछना ही काफी नहीं है, बल्कि सवालों को सही पर्सपेक्टिव में पूछना भी जरूरी है। नहीं तो आपको बस मिलता रहेगा वही टूल किट जवाब जो आपके हितों के खिलाफ है। सवाल पूछिए और सही पर्सपेक्टिव में पूछिए सवाल। और ऐसे क्रिटिकल सवालों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। शुक्रिया।